ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, तो आज की जो बैच है ये आपके हॉस्टल अधीक्षक, है ना? जो छात्रावास अधीक्षक है, इसके लिए स्पेशली एक बैच है। क्योंकि अभी कुछ समय पहले न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया था जिसमें कहा गया था कि हो सकता है इस महीने आपके छात्रावास अधीक्षक की जो वैकेंसी है, वो आ सकती है। ठीक है? तो इसको मद्देनज़र रखते हुए और चूँकि हॉस्टल वार्डन एक अच्छा पद है, तो हमने सोचा कि क्यों ना इसकी बैच शुरू की जाए। तो आपके लिए स्पेशली ये बैच आया है जो लोग छात्रावास अधीक्षक की तैयारी करना चाहते हैं। इसके पहले आपको बता दूँ कि छात्रावास अधीक्षक का जो एग्ज़ाम है, वो इसके पहले 3 बार हुआ है ना? वैसे बोला जाए तो 2 ही बार हुआ है। एक बार इसकी और वैकेंसी आई थी जिसको रद्द किया गया था। पहली जो वैकेंसी आई थी वो आई थी 2014 में, फिर आई थी 2016 में और फिर 2023 में इसकी वैकेंसी निकली थी, लेकिन कुछ कारणों से ये भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई थी। 2016 की जो वैकेंसी आई थी और 2014 की जो वैकेंसी आई थी, इसका एग्ज़ाम लिया गया था सीजी व्यापम के द्वारा। जबकि 2023 का नोटिफ़िकेशन जारी किया था सीजीपीएससी ने। सीजीपीएससी इस एग्ज़ाम को ऑर्गेनाइज़ करने वाला था। अब जो भी कारण रहा, इस भर्ती परीक्षा को निरस्त कर दिया गया और हो सकता है कि आगे जाकर के ये वैकेंसी आपको देखने को मिले। क्योंकि उस समय जब वैकेंसी निकली थी तो उसमें 500 पद शामिल थे, 500 पद थे। अब मान के चलिए कि यदि वैकेंसी आती है तो वो मिनिमम 500 पद तो होने ही हैं, मिनिमम 500 पद। तो एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी है और अभी तक का रिकॉर्ड रहा है कि जब भी कोई भर्ती परीक्षा निरस्त होकर के फिर से आई है तो पोस्ट की संख्या बढ़ी है। ये भी अच्छी न्यूज़ है आपके लिए कि मिनिमम 500 तो होने ही हैं, हो सकता है वो 700 तक चला जाए, हो सकता है वो 800 तक चला जाए। और जहाँ तक आधिकारिक सूत्र बता रहे हैं कि 800 पद जो हैं ये आपके आ सकते हैं हॉस्टल वार्डन के। तो बहुत अच्छा चांस है क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक-ठाक सिलेबस है और यदि आप 1 महीने रगड़ के इसकी तैयारी करते हैं, 1 से डेढ़ महीने, तो मान के चलिए कि आपका ये एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक? अब यदि मैं इसके एग्ज़ाम के पैटर्न की बात करूँ, तो इसको मुझे 2 अलग-अलग लेवल पर देखना होगा। एक तो देखना पड़ेगा 2016 में जो एग्ज़ाम यानी जो सीजी व्यापम ने लिया था एग्ज़ाम, उसका सिलेबस क्या था? और दूसरा मैं इसको देखता हूँ 2023 के नज़रिए से, 2023 में जिसका नोटिफ़िकेशन किसने जारी किया है? सीजीपीएससी ने जारी किया था। क्योंकि दोनों का सिलेबस में थोड़ा-सा जो 10-12 नंबर का 10-15 नंबर का फ़र्क है, वो हमको देखने को मिलता है। 2016 का जो सिलेबस था और 2023 का सिलेबस, इसमें 110 नंबर का जो सिलेबस है वो समान था। जैसे आप देखेंगे कि दोनों में ही देखने को मिलेगा कंप्यूटर। कंप्यूटर 50 अंक का यहाँ भी था और कंप्यूटर जो है 50 अंक का यहाँ भी था। और दोनों में ही बाध्यता ये रखी गई थी कि मिनिमम 50% मार्क्स आपको लाने हैं। यानी आपको कंप्यूटर में कम से कम 25 अंक लाना अनिवार्य है, तभी आपके बाकी का पेपर चेक होगा। यानी इसको दिया गया था भाग 1, नाम दिया गया था इसको भाग 1 और भाग 1 के अंतर्गत आपको मिनिमम 50% अंक लाने थे। जैसे आपने अभी सहकारिता का एग्ज़ाम दिया होगा तो आपने देखा होगा कि जो हिंदी और छत्तीसगढ़ी मिला करके, है ना? 20 क्वेश्चन पूछे गए थे, उसमें से 10 लाना अनिवार्य था। अगर 20 में से 10 नहीं आ रहे हैं, तो फिर आगे का हिस्सा चेक नहीं होता, आप डिस्क्वालीफाई पहले ही हो जाते। बस अंतर ये था कि सहकारिता वाले एग्ज़ाम में जो क्वालीफाइंग मार्क्स के बाद जो मार्क्स आप कितने भी ला रहे हो, वो मेरिट में जुड़ा नहीं था। यहाँ पर आप जो मार्क्स लाते हैं कंप्यूटर में, वो आपके ओवरऑल मार्किंग में जुड़ता है। यानी अगर आप मान लो यहाँ पर 50 में से 30 नंबर लेकर के आए और इधर बाकी के बचे हुए 100 नंबर में आप 70 लेकर के आते हैं, तो आपकी ओवरऑल मार्क्स जो है, वो गिनी जाएगी कितनी? 100। यानी जो कंप्यूटर के नंबर हैं, वो भी यहाँ पर गणना में आते हैं, उनकी भी गिनती होती है। चलिए,
अब कंप्यूटर के जब 50 अंकों की बात करते हैं तो इसका सिलेबस मैडम आएंगी तो वो बात करेंगी आपसे। इसके बाद दूसरे भाग में आपको देखने को मिला था गणित, 20 अंक का गणित था। इसके अलावा छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान था, छत्तीसगढ़ का जीएस, ये भी 20 अंक का था। इसके अलावा हिंदी 10 अंक का और इंग्लिश 10 अंक का, हो गया 110 अंक। सेम सिलेबस आपके सीजीपीएससी के सिलेबस में था, यानी यहां पर भी आपको गणित 20 अंक का, इसके अलावा छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन 20 अंक का, हिंदी 10 अंक के। तो 110 नंबर का सिलेबस तो एकदम समान था दोनों में ही, चाहे आप सीजी व्यापम की बात करें 2016 वाले या 2023 में आई हुई वैकेंसी जो सीजी व्यापम ने जारी किया था उसकी बात करें, दोनों में सेम था। बाकी के 40 नंबर में डिफरेंस था। बाकी के 40 नंबर में क्या डिफरेंस था? यदि मैं सीजीपीएससी की बात करूं तो इसमें जो पिछली वैकेंसी आई थी इसमें 40 नंबर को 3 हिस्सों में बांटा गया था, 3 हिस्सों में। 15 नंबर का आपका करंट अफेयर था, करंट अफेयर आपको पूछा गया था 15 नंबर का। 15 नंबर का आपको पूछा गया था इंडियन जीएस, ये सिलेबस में दिया हुआ था। यानी भारत का जो सामान्य ज्ञान है ये आपके सिलेबस में 15 अंक का था और 10 अंक का था आपका बाल मनोविज्ञान। ये सिलेबस में एकदम नई चीज थी, बाल मनोविज्ञान, जिसको आप सीडीपी से जोड़ करके देखते हैं। वहीं यहाँ पर यदि हम 40 अंकों की बात करें तो यहाँ पर 40 अंक जो है वो 4 भागों में बटे हुए दिखते हैं, जिसमें 10 अंक का आपका करंट अफेयर था, इसको भी 3 ही भाग बोला जाए ज्यादा बेहतर होगा। 10 अंक का आपका राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय खेलकूद, यानी नेशनल करंट अफेयर, इंटरनेशनल करंट अफेयर और खेल कूद से आपको प्रश्न पूछे गए थे। जैसे वहां पर लिखा था खेलकूद एवं अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, ऐसा लिखा हुआ था, ठीक है। लेकिन करंट अफेयर जो है वो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय, मतलब ये मान के चलिए करंट अफेयर का सेक्शन जो था वो बहुत बड़ा था और लगभग 20 अंक के प्रश्न जो है वो केवल करंट अफेयर के थे। बाकी के 20 अंक के आपके इंडियन जीएस को रखा गया था। इंडियन जीएस के अंतर्गत वो बेसिक सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, इतिहास, जैसे आप भूगोल पढ़ते हैं भारत का, जैसे आप भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था पढ़ते हैं, है ना। इसके अलावा देखिए भारत का भूगोल, भारत का इतिहास, भारत की राज्य व्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, ये जो सब्जेक्ट हैं ये इंडियन जीएस के अंतर्गत आते हैं और यहां से आपके 20 अंक के प्रश्न 2016 में पूछे गए थे। अब इस पूरे सिलेबस का यदि आप ओवरऑल एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो सिलेबस है इसकी तैयारी अगर आप पार्ट वाइज बांट करके करते हैं तो ये ज्यादा से ज्यादा 1 से 1.5 महीने का सिलेबस है, उससे ज्यादा का सिलेबस ये आपके लिए नहीं दिखता है। यदि आप सेल्फ स्टडी से, यानी आप पहले पढ़ चुके हैं 1-2 बार, पूरा सिलेबस खत्म कर चुके हैं, उसके बाद यदि आप इसको पढ़ रहे हैं तो 1 महीने से ज्यादा रिविजन में समय नहीं लगना है। आपके लिए नया सेक्शन होगा कंप्यूटर का, खासकर जो लोग सीजीपीएससी की तैयारी करते हैं उनको कंप्यूटर इसमें अलग से पढ़ना होता है, बाकी हिस्सा उनका तैयार होता है, लेकिन सीजीपीएससी में कंप्यूटर चूंकि शामिल नहीं होता है इसीलिए आपको अलग से तैयारी करनी होती है। और जिन लोग सीजी व्यापम की पर्टिकुलर तैयारी कर रहे हैं आपको तो खैर कंप्यूटर तैयार करके रखना ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि सीजी व्यापम के लगभग हर एग्जाम में कंप्यूटर से कम 10 नंबर का सिलेबस रहता है, कम से कम 10 नंबर का, चाहे पटवारी हो चाहे आरआई हो, कोई भी एग्जाम हो कंप्यूटर रहना है।
तो कंप्यूटर से 50 अंक का सिलेबस आपको हॉस्टल अधीक्षक के एग्जाम में देखने को मिलता है। ये ओवरऑल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है जो सिलेबस है उसका। सर आप क्यों बता रहे हैं ये सवाल है। ये आपको इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि मेरा ये मानना है कि सिलेबस से अच्छा मार्गदर्शक कोई नहीं होता है। ठीक है, सिलेबस ही आपको बताता है कि आपको कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है, कौन सी चीजें ज्यादा महत्वपूर्ण है, कहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, कौन सी चीजों को हम अनावश्यक रूप से पढ़ रहे हैं। तो इसको छाँटने का काम जो है ये आपके सिलेबस में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है यही बताता है। हम जो ये बैच चलाएँगे उसको उसमें बेसिक तैयारी हम लोग शुरू कराएँगे इस पैटर्न में, यानी 2016 का जो एग्ज़ाम हुआ था इस पैटर्न में। लेकिन यदि मान लो सिलेबस में अब पूरा सिलेबस तो लगभग समान है, केवल ये हिस्सा आपको नया दिख रहा है कि नहीं? नया हिस्सा में यही है केवल बाल मनोविज्ञान। तो मान के चलिए कि यदि वैकेंसी आती है तो वैकेंसी निकलने निकलने की तारीख से लेकर के फॉर्म भरने की तारीख और फॉर्म भरने की तारीख से लेकर के एग्जाम होने तक की तारीख में लगभग 1.5 महीने का समय तो देगा ही वो। 1.5 से 2 महीने का समय रहता है। उस बीच में हम प्रयास करेंगे कि बाल मनोविज्ञान वाला सेक्शन जो है इसको भी बहुत अच्छे से आपका कवर करा दिया जाए। ठीक है, उसके लिए निश्चिंत रहिए, बहुत शानदार तैयारी होगी आपकी। बाल मनोविज्ञान यदि सिलेबस में जुड़ता है तो इसकी भी तैयारी होगी। बाकी सेक्शन तो आपके कवर होने ही है, इसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, चलिए तो मैं आगे जा करके आपके हिंदी की क्लास लेने वाला हूँ, हिंदी की कक्षा आपकी लेने वाला हूँ। अब यदि मैं हिंदी के कक्षा की बात करूं या हिंदी के सिलेबस की बात करूं या हिंदी के प्रश्न पत्र की बात करूं, तो हिंदी का प्रश्न पत्र जो है ये बहुत आसान स्तर का आपको पूछा गया था। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, वर्ष 2016 में जो क्वेश्चन पूछा गया है, उसकी कहानी है। देखिए, क्वेश्चन का लेवल आप देखिएगा और यहाँ से आप निर्णय कीजिएगा कि आपके लिए क्वेश्चन कठिन है कि सरल है। क्योंकि बहुत आसान प्रश्न पूछा गया था 2016 में, और यदि विद्यार्थी हिंदी माध्यम का है या इंग्लिश माध्यम का भी है, तो मान के चलिए कि ये एग्जाम ये प्रश्न उसके लिए बहुत ज्यादा कठिन नहीं होंगे। जैसे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यानी पर्यायवाची वाले सेक्शन से एक क्वेश्चन आपको पूछा गया है। आगे जाकर तैयारी करेंगे पर्यायवाची शब्दों की। मैं आपको बताऊंगा कि पर्यायवाची शब्द पढ़ना कैसे है, कैसे आप बेहतर तरीके से कम समय में ज्यादा से ज्यादा पर्यायवाची शब्दों को तैयार कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर कमल का पर्यायवाची पूछा है आपको, ऑप्शन दिया है नलिन, राजीव, उत्पल, रसाल। क्या होगा आंसर? पर्यायवाची नहीं है पूछा, नकारात्मक प्रश्न है, पहले तो ये ध्यान देंगे, है ना। हम लोग का आधा दिमाग इसी में चलता है कि है है ठीक है, उसके चक्कर में हाय हो जाता है। हाँ, कमल का पर्यायवाची नहीं है। नलिन कमल का पर्यायवाची होता है ना। राजीव भी कमल का पर्यायवाची होता है, राजीव लोचन, है ना। राजीव के समान जिनका लोचन है विष्णु भगवान, राम को वही बोला जाता है। उत्पल भी बोला जाता है कमल को, इसलिए नीले कमल को नीलोत्पल कहा जाता है, सुना होगा आपने। ठीक है, रसाल जो शब्द है ये प्रयुक्त होता है आम के लिए। आम को बोला जाता है रसाल, रस से भरा हुआ, रसाल। कठिन था? नहीं था सर, बहुत आसान प्रश्न है। यदि आपने थोड़ी सी मेहनत की है, थोड़ा सा पढ़ा है पर्यायवाची को, ये आपके लिए बहुत आसान प्रश्न है। बहुत बढ़िया प्रकाश थानेश्वरी, गुड। दूसरा, आंख लगना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आंख लगना, नींद आना, आसक्त होना, गहरी निद्रा में सोना, आंखों का चिपक जाना। तो दो ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए हैं आपके, आसक्त होना और आंखों का चिपक जाना। अब मान लो कोई अंग्रेजी माध्यम का विद्यार्थी है, उसको एग्जैक्ट नहीं पता है और इस स्थिति में तुक्का भी मारता है, तो 50% चांस है कि सही हो जाएगा, है ना। क्योंकि आपने दो ऑप्शन काट दिए हैं, जहां पर पहले चांस 25% के थे, वहां पर अब चांस जो है वो केवल
मतलब मतलब गलत होने का चांस जो है ना, वो आपका बहुत कम हो गया है। गलत होने का चांस पहले 75% था, 4 ऑप्शन थे तो। अब 50% तक आ गया है और सही होने का चांस आपका बढ़ गया है। तो यहाँ से बहुत कठिन नहीं है, मुहावरे से ये क्वेश्चन आया हुआ है। मुहावरे और लोकोक्तियां हर एग्जाम के लिए आपके इंपॉर्टेंट होती है और यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा जो पढ़ेगा वह पास होगा किस प्रकार के वाक्य का उदाहरण है। तो आगे जाकर के आप पढ़ेंगे कि वाक्य के कितने भेद होते हैं। आपको पढ़ाऊंगा वाक्य के जो 2 आधार होते हैं, जिसमें एक आप अर्थ के आधार पर वाक्य पढ़ते हैं, दूसरा रचना के आधार पर वाक्य पढ़ते हैं। अर्थ के आधार पर जो 8 भेद होते हैं, रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं, सब पर चर्चा हम आगे जाकर के करेंगे। और वहां पर जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि अर्थ के आधार पर जो वाक्य के प्रकार है, वहां से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। वो 2016 के पहले का पैटर्न था, जब आपको बहुत ज्यादा पूछा जाता था क्वेश्चन सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य से, और उससे बहुत परेशान होते थे विद्यार्थी। लेकिन 2016 के बाद से जो पैटर्न मैं देख रहा हूँ, उसमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है अर्थ के आधार पर वाक्य से। यानी आपको पूछा जाता है वहां पर विधानवाचक वाक्य के बारे में, आज्ञावाचक वाक्य के बारे में, निषेधवाचक वाक्य के बारे में, इच्छावाचक वाक्य के बारे में, संदेहवाचक, संकेतवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य। तो ये 8 प्रकार के वाक्य होते हैं, वहां से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो आगे जाकर देखेंगे सब। वैसे बहुत आसान सेक्शन है। अगला है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ये तो हर एग्जाम के लिए एकदम समान रूप से समान उपयोगी होता है। आपको शब्द शुद्धि से क्वेश्चन आता है, यानी व्याकरणिक अशुद्धियां जो है यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछता ही है, जिसमें शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि दोनों ही शामिल हैं। शब्द शुद्धि के अंतर्गत बहुत सारे शब्द हैं जिनको हम गलत लिखते हैं। बहुत सारे शब्द हैं, उसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं। एक तो कारण ये हो सकता है कि सर सब जगह तो ऐसे ही लिखे रहता है तो वही सही होगा, एक धारणा हमारे दिमाग में रहती है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो दुनिया ने लिख दिया वही सही है, दुनिया कहती है वो गलत भी तो होता है कि नहीं। जैसे बहुत सारे लोग जो हैं, एकदम सरल सा उदाहरण बता रहा हूं आपको। आप चाहे किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी चले जाओगे ना, तो निरोग शब्द ऐसे ही लिखा हुआ मिलेगा, मिलता है ना, जो कि गलत है। ये गलत है। निरोग में न में बड़े ई की मात्रा होती है, क्योंकि विसर्ग संधि का नियम है ये। विसर्ग संधि का नियम जब आप आगे पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा कि यदि विसर्ग के पहले आ के अलावा कोई अन्य स्वर है और विसर्ग के बाद र है, तो उस स्थिति में 2 चीजें होती हैं। एक तो विसर्ग का लोप हो जाता है और लघु स्वर का दीर्घीकरण हो जाता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है न के साथ जुड़ने वाली जो ई है वो किस प्रकार की होगी सर? बड़ी ई होगी, छोटी ई तो नहीं होगी। ठीक है, जैसे हम लोग नीरस देखते हैं ना, नीरस, ऐसा न में बड़े ई की मात्रा ही होगी। नीरव, न में बड़े ई की मात्रा होती है सर, तो हम क्यों निरोग शब्द के साथ भेदभाव करें? ठीक है, तो ये शब्द शुद्धि से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं। बहुत सारे शब्द, बहुत सारे शब्द तो ऐसे होते हैं जिनको हमने कभी सुना ही नहीं होता और वहां से क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे जैसे सर एक शब्द है, लिख करके देखिए, याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क्य, ऐसा लिखा है आपने? नहीं लिखा है। ये सही है, याज्ञवल्क्य, ये सही है। ये हमारे सामान्य व्यवहार में लाया जाने वाला शब्द नहीं है, इसीलिए हम इससे अनभिज्ञ रहते हैं और हम इसको लिखते भी गलत हैं। ठीक है, जैसे 3 शब्द हैं, आप इसको ध्यान दीजिए। जैसे शब्द आप लिखेंगे प्रज्वल,
उम्मीद करता हूँ ऐसा लिखा होंगे आपने। ऐसे लिखे? नहीं लिखे? ठीक है। प्रज्वलित, ऐसा लिखा है आपने? नहीं लिखा? अच्छा। उज्ज्वल, ऐसा लिखा है? ऐसा लिखे? उज्जयिनी, ऐसा लिखे? अब देखिए, ये सामान्य व्यवहार में लाए जाने वाले शब्द ही हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत कठिन है। और ये चारों शब्द मैंने यहाँ पर जो लिखे हैं, चारों सही हैं। अब आप देखिए, आपने गलतियाँ की होंगी, ठीक है? ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे उच्चारण में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो गलत होती हैं। और जिन शब्दों का उच्चारण हम गलत करेंगे, सामान्य सी बात है, जिनका उच्चारण गलत होगा, उसको लिखने का तरीका भी गलत होगा हमारा, है कि नहीं? जैसे मुहूर्त और नुपुर शब्द है, ठीक है? ये एकदम सामान्य सा उदाहरण है। नुपुर में कौन सा सही है? ऐसा सही है, ऐसा सही है, ये सही है, या ये सही है? अब देखो, शब्द चारों जगह देखो क्या दिख रहा है? सर नुपुर ही तो लिखा हुआ है। क्योंकि हम लोग उच्चारण में छोटी मात्रा और बड़ी मात्रा में विभेद नहीं कर पाते हैं, ठीक है? मात्रा में विभेद नहीं कर पाते हैं, और विभेद नहीं कर पाने के कारण हमारे उच्चारण में गलती होती है, और उच्चारण में गलती के कारण लिखावट में गलती होती है। वैसे इस प्रश्न में देखा जाए तो नुपुर ये सही है। न में बड़ा ऊ होता है, प में छोटा ऊ होता है, ठीक है? मुहूर्त आप लिखते हैं, तो मुहूर्त कौन सा सही होता है सर? ये सही है, या ये सही है, या ये सही है, या ये सही है? दूसरा सही है? पक्का? नहीं सर, चौथा सही है। ठीक है? ये गलतियां होती हैं। म में भी बड़ा ऊ होता है, ह में भी बड़ा ऊ होता है, ठीक है? जैसे एक शब्द आता है, आपने देखा होगा हॉस्टल वगैरह के बाहर में लिखा होता है, यहाँ अनाधिकृत प्रवेश वर्जित है। गलत है, अनधिकृत होना चाहिए, ठीक है? क्यों होता है सर? सबके पीछे कारण है, और ऐसा नहीं है नहीं है। अन धन अधिकृत, आ को न से जोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है न पर आ की मात्रा लगेगी, न कि आ की, इसीलिए शब्द बनता है अनधिकृत, ठीक है? तो ये समस्याएं हमारी हिंदी में हमको देखने को मिलती हैं कि हमारा उच्चारण सही नहीं है सर, और उच्चारण सही नहीं होता तो हमारी वर्तनी अशुद्ध हो जाती है। और यहाँ से आपको एक क्वेश्चन तो मिनिमम मान के चलिए देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर तो खैर बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछ दिया है उज्जवल को, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, और मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा बार यदि एग्जाम में कोई शब्द शब्द शुद्धि में पूछा है ना, तो वो यही है, उज्जवल। बहुत सारे एग्जाम में आपने देखा होगा, है ना, व्यापम के। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है, पवित्र शब्द में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? अब यहाँ पर संधि से क्वेश्चन आया है। संधि के अंतर्गत आप सभी को पता है संधि के 3 भेद हैं, और तीनों से क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो स्वर संधि हो, चाहे व्यंजन संधि हो, या विसर्ग संधि हो। स्वर संधि के जो 5 भेद हैं, वहां से आपको डायरेक्ट अंदर जा करके क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो 5 भेद होते हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि, ये 5 प्रकार की जो संधियां होती हैं, स्वर संधि, यहाँ से आपको अंदर जा करके क्वेश्चन पूछता है, ठीक है? और कैसे आप डायरेक्ट पहचान सकते हो, वो भी आपको आगे जा करके बताऊंगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन के बहुत सारे पैटर्न बनते हैं। यहाँ से बहुत सारे पैटर्न आपके बनते हैं संधि से, और संधि यदि बेहतर है, संधि यदि आपकी तगड़ी है,
तो मान के चलिए कि आपको शब्द शुद्धि में भी दिक्कत नहीं होने वाली है। आपको संस्कृत के उपसर्ग अलग से उसकी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि संस्कृत के जो उपसर्ग होते हैं, उन पर बाकायदा नियम लगते हैं संधियों के, है ना? संधियों के नियम, जैसे उज्ज्वल शब्द है तो उत धन ज्वल होता है, पढ़े हैं ना? उज्ज्वल क्या होता है? क्यों 2 ठो आधा ज होता है सर? कारण होगा ना कुछ ना कुछ तो कारण होगा। उत धन ज्वल, ता के सामने जा आया, ता खुद को ज में बदल लेता है, इसीलिए यहाँ पर शब्द बनता है उज्ज्वल। अब ये दिमाग मत लगाइएगा कि सर आधा ज मिलके पूरा ज हो जाएगा क्या? नहीं होता है ना? व्यंजन व्यंजन मिल करके पूरा व्यंजन कभी नहीं बनाते हैं, ठीक है? कोई भी व्यंजन को यदि पूरा होना है तो उसके साथ स्वरों का होना अनिवार्य है, आवश्यक है। चलिए, तो संधि से क्वेश्चन आया है, व्यंजन संधि के जो 9 नियम हैं वहां से क्वेश्चन आते हैं, विसर्ग संधि के जो 7 नियम हैं वहां से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आगे बढ़ेंगे तो जातिवाचक शब्द यानी संज्ञा से आपको क्वेश्चन पूछा है। जो शब्द के 8 भेद आप पढ़ते हैं, शब्द के 8 भेद कहने का मतलब सर, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ये 8 प्रकार के शब्दों से क्वेश्चन तो एक मान के चलो कि आना ही आना है, यहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं। और ये संज्ञा से आपको पूछा है, ये तो बहुत आसान प्रश्न हो गया, क्योंकि 2016 तक या मैं ये कहूँ 2019 तक प्रश्नों का स्तर जो था वो बहुत ज़्यादा कठिन नहीं हुआ करता था हिंदी में, ये भी बता रहा हूँ। बहुत ज़्यादा कठिन क्वेश्चन आपको हिंदी में नहीं पूछे जाते थे। आपको हिंदी में यदि क्वेश्चन करना है, ठीक है? या 2019 के बाद से यदि आप पैटर्न देखोगे तो हिंदी के क्वेश्चन का स्तर थोड़ा-सा बढ़ा है। अब यहाँ पर प्रश्नों के स्तर इतने सामान्य नहीं होते हैं कि आप मुँह उठा कर के जाइए और बना कर के आ जाइए। नहीं तो फिर ये 10 में से अगर मैं 10 के 10 क्वेश्चन यदि मैं किसी विद्यार्थी को देता हूँ और अगर उसने 2-4 महीने भी अगर ठीक-ठाक पढ़ाई की है, तो मान के चलो वो 10 में से कम 8 क्वेश्चन सही बनाएगा। 10 में से 8 क्वेश्चन वो सही बनाएगा। क्यों बनाएगा सर? बहुत आसान प्रश्न है। और 2019 के बाद का यदि पैटर्न देखोगे तो यहाँ पे पैटर्न थोड़ा-सा बदला है। अब प्रश्न जो है वो ऐसे ही एकदम सरल उठा करके दे दिए वाला नहीं रहता है। अब प्रश्न थोड़े से अच्छे स्तर के पूछे जा रहे हैं। आपने देखा भी होगा, अभी सहकारिता वगैरह में भी क्वेश्चन देखा है, लेबर इंस्पेक्टर में क्वेश्चन देखा है कि नहीं? एसआई में देखा होगा, एसआई भर्ती परीक्षा में, शिक्षक भर्ती में देखते ही रहते हैं बीच-बीच में। तो ये मान के चलिए कि यहाँ से क्वेश्चन जो हैं अब उतने आसान नहीं रहे हैं। अब आपको थोड़ी हुज्जत, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और यदि मेहनत नहीं करेंगे तो मान के चलो बाकी लोग जहाँ पर 10 में 10 बनाएँगे, आप वहाँ पर 10 में 8 तक सीमित हो जाओगे। और यही जो 2 नंबर का फासला है ना, ये सिलेक्शन होने और ना होने के बीच का अंतर होता है, ये भी बता देता हूँ। अगर आप व्यापम के एग्ज़ाम में 2 नंबर पीछे हो, मतलब इसका सीधा-सा मतलब ये होता है कि आप कम से कम 700 से 800 रैंक पीछे फेंका गए हो, कम से कम, ठीक है? 700 से 800 रैंक आप पीछे हो जाते हो 2 नंबर के चक्कर में, तो मेहनत तो आपको करनी है। बिना मेहनत के नहीं होगा। बोलते हैं ना अपन मरे बिना सरग नहीं दिखाए, बस मरेल पड़ी। सरग देखना है तो मरेल पड़ी, है ना? अब मरे का मतलब ये नहीं छत-उत ले जाके कूद दो भई, ठीक है? बन जाओ हॉस्टल अधीक्षक का नहीं, मेहनत करना है, ये मरना है, ठीक है? चलो, अगला प्रश्न विदेशज शब्द से है। वकील किस भाषा का शब्द है? अरबी, फारसी, तुर्की या पुर्तगाली? ये बहुत बड़ा टास्क रहता है स्टूडेंट के लिए कि सर अलग-अलग भाषाओं के शब्द हैं, क्योंकि लगभग 6 से 7 भाषाओं के कुछ शब्द जो हैं वो हमको याद करने होते हैं, जिसमें अरबी, फारसी, तुर्की ये 3 तो ऐसे आपस में घाल-मेल हो जाते हैं, समझ ही नहीं आता कि तुर्की में डालें कि फारसी में डालें कि अरबी में डालें। इसके अलावा पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं, अंग्रेजी के शब्द हैं, फ्रेंच भाषा के शब्द हैं, चीनी भाषा के शब्द आपको पूछे जाते हैं। जापानी भाषा में तो ख़ैर रिक्शा एक ही शब्द है जिसको बार-बार, बार-बार घुमाता रहता है वो।
तो ये कुछ भाषाओं के शब्द हैं जो कि आपको याद होने चाहिए और इसको याद करने के लिए बहुत अच्छे मेथड का हम लोग यूज़ करेंगे आगे जा करके, जिसको आप बोलते हो पिक्टोग्राफी, जिसमें आप इमेज के माध्यम से कहानी को पढ़ते हैं और कहानी के माध्यम से शब्दों को याद करते हैं। जैसे बच्चों को याद कराया जाता है ना चार्ट दिखा करके, अनार के आम के बस ये मान के चलिए कि उसी मेथड से आप इस सेक्शन को पढ़ेंगे आगे जा करके। बहुत आसान सेक्शन है। हमको लगता है कि ये कठिन है, लेकिन ये कठिन नहीं है। ठीक है? चलिए, अगला है भाई-बहन में कौन-सा समास है? बेसिक क्वेश्चन है, समास से क्वेश्चन आया हुआ है। इसके बाद चाय किस भाषा का शब्द है? तो चाय चीनी भाषा का शब्द है, आपको पता ही होगा। यहाँ विदेशज शब्द से मतलब 2 क्वेश्चन हो गए। आपके वकील शब्द को पूछा है और चाय शब्द को पूछा है। इसके अलावा कौन-सा वस्त्र पुल्लिंग है? तो लिंग से क्वेश्चन आया है। लिंग इम्पोर्टेंट टॉपिक है। व्यापम के एग्जाम में मान के चलिए एक क्वेश्चन लिंग से पटकता ही है। ठीक है? तो ये पिछले 2016 का पेपर था। 2016 में यहाँ से इतने प्रश्न पूछे गए थे। अब यदि सिलेबस की बात करूं, देखो सिलेबस से कुछ भी बाहर नहीं है, जो है पूरा सिलेबस में ही है। सिलेबस से ही आपको सारा चीज पूछा हुआ है, सिलेबस के बाहर कुछ नहीं गया है। अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो ये देखिए, ये सिलेबस है इसका। ये आपको सिलेबस यहाँ पर दिया होगा। ठीक है, ये देखिए, आपको डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट की जो कॉपी है वो दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हिंदी का सिलेबस है। दिख रहा है आपको? हिंदी। अब सिलेबस में पहला जो पार्ट है, आप देखेंगे टोटल 10 यूनिट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे भाग ब में। ये पूरा हिंदी का सिलेबस है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। हिंदी व्याकरण सहित 10 अंकों के कुल 10 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे इससे। पहले पार्ट में है स्वर, व्यंजन और वर्तनी। वर्तनी से आपने क्वेश्चन देखा, उज्जवल वर्तनी से क्वेश्चन आया है। ठीक, यहाँ पर लेकिन ये मत सोचिएगा कि केवल वर्तनी से ही क्वेश्चन आएगा, नहीं। यहाँ से क्वेश्चन के बहुत सारे प्रारूप हैं, जिसमें स्वरों से प्रकार में पूछता है, स्वरों से बहुत सारे क्वेश्चन हैं, व्यंजनों से बहुत सारे क्वेश्चन हैं। यानी एक तरीके से देखा जाए तो आपको पूरी की पूरी वर्णमाला जो आपने बचपन में पढ़ी है, उसको आपको फिर से रिवीजन पढ़ना है, लेकिन इस बार आपको सारी चीजें पढ़नी है कॉन्सेप्चुअली, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़नी है। क्योंकि बचपन में जो आपने पढ़ा था वो आपने केवल ध्वनि ज्ञान करने के लिए, वर्ण चिन्हों का ज्ञान करने के लिए आपको पढ़ाया गया था। लेकिन यहाँ पर चूंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इसीलिए आपको अलग-अलग सेक्शन से अलग-अलग कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं एग्जाम में। और कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं रहेगा तब तक मान के चलिए कि इस सेक्शन के प्रश्न जो हैं वो आपसे नहीं बनने वाले। जैसे कई बार क्वेश्चन आता है, आपने देखा होगा कि ह का उच्चारण स्थल क्या है, व का उच्चारण स्थल क्या है। उच्चारण स्थल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा स्वरों के प्रकार पूछ देता है। स्वरों को बांटने के लिए जो 4 अलग-अलग आधार होते हैं, उन सबको पूछता है। आपने सुना होगा ना, जेवा के व्यवहृत भाग के आधार पर स्वरों के कितने प्रकार होते हैं, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, सुना होगा आपने। ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों के कितने प्रकार होते हैं, मुखाकृति के आधार पर स्वरों के कितने भेद, ये सब क्वेश्चन आता है। व्यंजन वैसे ही पूछता है आपको, अल्प प्राण महाप्राण वर्ण क्या है, अघोष वर्ण सघोष वर्ण क्या है कि नहीं, संघर्षी वर्ण क्या है, स्पर्शी संघर्षी क्या है, ऊष्म वर्ण क्या है, अंतस्थ वर्ण क्या है, द्विगुण वर्ण किसको बोला जाता है, ताड़नजात वर्ण किसको कहा जाता है। तो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, और यदि वो कॉन्सेप्ट आपका एक बार क्लियर हो गया तो मान के चलिए कि इसके क्वेश्चन आपसे आसानी से बनने लगेंगे। इसके बाद दूसरे टॉपिक में है लिंग, वचन और काल। लिंग, वचन और काल में से लिंग वाला जो टॉपिक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहां से मान के चलिए कि एक क्वेश्चन लिंग से पूछता है। वचन कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन आता है, और क्वेश्चन भी बहुत सामान्य स्तर का होता है। इनमें से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है,
इनमें से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है, ये वचन का टॉपिक है। काल से क्वेश्चन जो है ये सीजी व्यापम के एग्जाम में मैंने समपरीक्षक और शिक्षक भर्ती के अलावा किसी एग्जाम में नहीं देखा है। ठीक है, जो ऑडिटर का एग्जाम हुआ था उसमें मैंने देखा है, और एक मैंने क्वेश्चन देखा था शिक्षक भर्ती में। शिक्षक भर्ती में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा व्यापम के लगभग किसी भी एग्जाम में यहाँ से काल वाले सेक्शन से क्वेश्चन नहीं आता है। और ज्यादा से ज्यादा यदि दूसरे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है तो इसके प्रकारों से पूछा है। तो आगे जाकर के बताऊंगा आपको कि कितने प्रकार होते हैं, इनकी वाक्य संरचना अलग अलग कालों में कैसे कैसे होती है, चर्चा करेंगे। इसके बाद है संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया का व्यवहारिक प्रयोग। यानी आपको जो विकारी शब्द है चारों प्रकार के, उन चारों को आपको आगे जाकर के देखना है। ठीक है, जो 8 प्रकार के शब्द मैंने बताया ना आपको, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ये 8 प्रकार के शब्द होते हैं। उसमें से 4 प्रकार के शब्द जो है ये आपको सिलेबस में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन चूंकि सिलेबस अभी क्लियर नहीं है तो मान के चलिए कि हम विकारी के साथ में अविकारी या अव्यय शब्दों को भी पढ़ना होगा। यानी बाकी के जो 4 प्रकार हैं उनको भी आपको कंसीडर करके चलना होगा, क्या पता सिलेबस में पूछ दे। ठीक है, इसके बाद समास है, रचना एवं प्रकार। तो ये तो खैर सिलेबस में रहना ही है। संधि और समास तो ऐसे सेक्शन है जिनके बिना हिंदी वैसे भी अधूरी है कि नहीं? हिंदी और संस्कृत में संधि की क्रिया, समास की क्रिया, ये बहुत बेसिक क्रिया है। ये बहुत बेसिक टॉपिक है, और यदि इनका ज्ञान आपको नहीं है तो मान के चलिए कि हिंदी आपको नहीं आती। सीधी सी बात है, आपको हिंदी नहीं आती फिर। आगे व्याकरणिक अशुद्धियां। अब व्याकरणिक अशुद्धियों के अंतर्गत मैंने आपको बताया 2 प्रकार के टॉपिक आते हैं। एक तो आपको पूछता है शब्द शुद्धि से, और दूसरा आपको पूछता है वाक्य शुद्धि से। शब्द शुद्धि के अंतर्गत वर्तनी की अशुद्धि सुना होगा आपने, अभी वर्तनी की अशुद्धि ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें आप किसी शब्द को गलत तरीके से लिखते हैं। आप अनावश्यक रूप से किसी वर्ण का प्रयोग करने लगते हैं, ऐसी अशुद्धियां भी दिखती हैं। कई बार लोप की अशुद्धियां होती हैं, हम नहीं जानते हैं इसीलिए कई बार वर्णों को बीच में लिखते नहीं हैं। जैसे जैसे सर संन्यास शब्द है, लिखिए संन्यास, लिखिए सर संन्यास, हो गया। किसने किसने ऐसा लिखा है? बधाई हो, गलत है। संन्यास ऐसे लिखा जाता है। अम की मात्रा भी होती है और आधा न भी होता है। ठीक है, ये लोप की अशुद्धि है। तो अनेक प्रकार की अशुद्धियां आपको देखने को मिलेंगी, है ना, और वो शब्द की अशुद्धि के अंतर्गत आती हैं। अब इसी को तो सुधारना है अपने को, इसी को सुधारना है। मैं आपको आगे जाकर के बताऊंगा कि बहुत सारे शब्द जो है आप गलत लिखते हैं। जैसे राम की माता का नाम क्या था? अभी भगवान राम आने वाले हैं ना 22 को। हाँ, लिखिए नाम, लिखिए ना। हाँ, हो गया। किन्होंने ऐसा लिखा है? लिखे हैं, गलत है। कौशल्या होता है, अहिल्या, अहल्या होता है, अहिल्या नहीं होता, अहल्या होता है। वैसे ही द्वारिका नहीं होता, द्वारका होता है। तो बहुत सारे शब्द हैं जिनको हम गलत रूप में या तो लिखा हुआ देखे हैं या तो उसका उच्चारण गलत करते हैं। ठीक है, तो ये शब्द शुद्धि के अंतर्गत आपको आगे जाकर के देखना है। अब शब्द रचना के अंतर्गत एक और टॉपिक आप पढ़ेंगे, उपसर्ग एवं प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय जो है ये बहुत बेसिक टॉपिक है और हिंदी में ये रहता ही है। आप कोई भी सिलेबस उठा लो, आपको उपसर्ग और प्रत्यय से क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आए ना आए कोई दिक्कत नहीं,
लेकिन ये सिलेबस में बाकायदा लिखा हुआ आपको दिखाई पड़ता है। इसके प्रकार शब्द के प्रकार है तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा आसान कर दिया है, क्योंकि आप जब शब्दों के प्रकार पढ़ते हैं तो शब्द को बांटने के लिए आप 5 अलग-अलग आधारों का प्रयोग करते हैं। जैसे पहला आप बांटते हो अर्थ के आधार पर 8 भेद में, रचना के आधार पर 3 भेद में, उत्पत्ति के आधार पर 4 भेद में। याद रखिएगा, बहुत सारी किताबों में मिसलीड किया रहता है 5 भेद। संकर शब्द कभी भी इसके विभाजन में शामिल नहीं होता है, ध्यान रखेंगे, है ना? इसके अलावा सॉरी, प्रयोग के आधार पर 8 भेद हैं, है ना? प्रयोग के आधार पर 8 भेद हैं। अर्थ के आधार पर 2 भेद हैं। अर्थ के आधार पर 2 भेद हैं और रूपांतरण के आधार पर 2 भेद हैं। तो ये विभाजन आपको आगे जा करके देखना है। रूपांतरण के आधार पर 2 भेद। इसमें से सिलेबस में आपके मेंशन किया है केवल इसको, उत्पत्ति, उद्भव या स्रोत के आधार पर शब्द भेद, क्योंकि इसी के अंतर्गत आप विभाजित करते हैं शब्दों को तत्सम, तद्भव, तो ये मान के चलिए कि ये जो बाकी का सेक्शन है यहाँ से आपको प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। अर्थ के आधार पर, रूपांतरण के आधार पर, रचना के आधार पर ये नहीं पूछा जाएगा। ठीक? अब प्रयोग के आधार पर नहीं पूछा जाएगा ये नहीं बोल रहा हूँ भाई। प्रयोग के आधार पर वही 8 भेद है जो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण लिखा है ना, वही है। तो वहां से तो क्वेश्चन डेफिनेटली बनना ही है। ठीक है, अब आगे देखेंगे सिलेबस। तो सिलेबस में आपको देखने को मिलेगा पर्यायवाची शब्द, विलोमार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों या वाक्यांश के लिए एक शब्द। इस सेक्शन के बारे में मैं बोलूंगा कि इसको क्लास में 100% करा पाना, कोई भी टीचर ये दावा नहीं कर सकता कि मैंने पूरा 100% पर्यायवाची करा दिया है, विलोमार्थी 100% करा दिया है, अनेकार्थी 100% करा दिया है, या वाक्यांशों के लिए एक शब्द जो है ये 100% मैंने कक्षा में कवर कराया है। कोई टीचर दावा नहीं कर सकता। हाँ, ये किया जा सकता है कि आप इसकी प्रैक्टिस के लिए इसको ये बताया जा सकता है कि आप पढ़ कैसे सकते हैं। इसको पढ़ने का तरीका ये होता है कि आप पर डे के हिसाब से इसको 10-10 करके पढ़ते जाइए। ठीक है? इसको पढ़ने का सबसे बेहतर तरीका यही होता है कि आप 10-10 करके पढ़ते जाइए। इसको पढ़ने का तरीका क्या बोलता है सर? कि आप जैसे आज मान लीजिए 10 पढ़ा आपने, आज आपने 10 पढ़ा, कल आप फिर 10 पढ़िए, लेकिन इस 10 में जाने से पहले इस 10 को एक नज़र झाँक लीजिए। अगले दिन आप फिर 10 पढ़िए और 10 प्लस 10 के रूप में पिछले झाँक लीजिए। फिर आप 10 पढ़िए, 10 प्लस 10 में झाँक लीजिए। फिर आप जब 10 पढ़ेंगे तो यहाँ से चालू करें। ये पिछले 3 को रिवीजन करते जाइए। फिर आप 10 पढ़ेंगे, ये 10 को झाँकिए। ठीक है? तो एक-एक जो भाग है वो आपके 3-3 बार रिवीजन होता जाएगा और दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप 3 बार अच्छे से पढ़ो और वो आपको याद ना हो। ठीक है? मानवीय बुद्धि कंप्यूटर से ज़्यादा स्टोरेज रखता है। ठीक है? बचपन की बहुत सारी यादें उसी रूप में आज भी आपके दिमाग में चलती हैं कि नहीं? चलती हैं सर। इमली खाने जाते थे सर, लाटा खाने, तालाब के किनारे, सीन याद होगा आज भी, है कि नहीं? आमा तोड़ने जाते थे सर दोस्तों के साथ, हाँ, सीन एकदम क्लियर है दिमाग में, है कि नहीं? तो मानवीय बुद्धि है। मानवीय बुद्धि में ज़्यादा स्टोरेज क्षमता होती है और एचडी क्वालिटी में दिखती है हमको, है नहीं? चलिए, तो ये इनको पढ़ने का तरीका है। इसके बाद अगले सेक्शन में है मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। ये तो खैर इसके बिना तो हिंदी अधूरी है। मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग आपको वाक्य में करने भी आना चाहिए और उनका अर्थ भी पता होना चाहिए। बहुत सारे बेसिक क्वेश्चन हैं जो मुहावरे और लोकोक्तियों से व्यापम के द्वारा पूछा जाता है ना? व्यापम का एक पैटर्न है इसमें, मुहावरे और लोकोक्तियों से, ठीक है?
पीएससी का पैटर्न जो है वो थोड़ा-सा अलग होता है। पीएससी के पैटर्न में आपको थोड़ी-सी जटिलता यहाँ पे कभी-कभी दिखती है। जटिलता इसलिए दिख जाती है क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चन को पूछने का तरीका अलग-अलग होता है। जैसे आप सीजीपीएससी का एग्ज़ाम अगर देखोगे, तो उसमें छत्तीसगढ़ी के जो लोकोक्ति या मुहावरे हैं, उसको दे देता है। सिलेबस हिंदी का रहेगा, लेकिन क्वेश्चन मुहावरे लोकोक्तियाँ कहाँ से पूछे जाते हैं? छत्तीसगढ़ी से पूछे जाते हैं। तो एक समस्या छात्रों में ये आती है कि सर, हमने तो हिंदी की तैयारी की थी और क्वेश्चन आ गया कहाँ से? छत्तीसगढ़ी से। 10 में से 9 ही बना पाए। हो जाता है ये, ठीक है? व्यापम का ऐसा नहीं है। व्यापम ने यदि सिलेबस में मुहावरे और लोकोक्तियाँ हिंदी वाले सेक्शन में लिखा है, तो मान के चलिए क्वेश्चन हिंदी से ही आएगा। हिंदी की मुहावरे और लोकोक्तियों को ही आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। और व्यापम में पीएससी में क्वेश्चन को पूछने का तरीका भी थोड़ा-थोड़ा नायाब निकाल लेता है वो। वो आपको कभी खाली स्थान भरने के लिए दे देगा, कभी सुमेलित कीजिए में दे देगा, है कि नहीं? लोकोक्तियों को और मुहावरों को पूछता है इस पैटर्न में, लेकिन व्यापम का नहीं है। व्यापम में एकदम डायरेक्ट, सिंपल, क्लियर कट इसका प्रेज़ेंटेशन होता है। आपको मुहावरा देगा, फलाना मुहावरे का अर्थ है, 4 ठो नीचे ऑप्शन रहेगा, उसमें से एक आपको सेलेक्ट करना होता है, ठीक है? उसमें से भी 1 से 2 ऑप्शन तो ऐसे रहेंगे जो आंसर हो ही नहीं सकते हैं, जैसे अभी देखा ना आपने, ठीक है? 2 ऑप्शन ऐसे होते हैं जो कभी आंसर होते ही नहीं हैं। आपको आंसर लेना होता है कहाँ से? बाकी के बचे हुए 2 ऑप्शन में से। ऐसी स्थिति में तुक्का भी मारते हो तो चांस होता है सही हो जाए, ठीक है? तो 10 में से 10 की अपॉर्च्युनिटी आपको हिंदी में मिलती है, ये भी बता रहा हूँ। हिंदी ऐसा सेक्शन है, हिंदी ऐसा विषय है जिसमें आप स्कोर कर सकते हैं 10 में से 10। और यदि हिंदी में 10 में से 10 ला रहे हैं मतलब मान के चलिए कि जिन्होंने कम तैयारी की है या जिन्होंने हिंदी को लाइटली लिया है, उनसे आप कम से कम 4 नंबर, 3 नंबर आगे रहेंगे। इतना स्कोप आपको हिंदी देती है और बाकी लोगों से 3-4 नंबर मतलब मान के चलो लगभग 2 ढाई हज़ार रैंक का फासला और 2 ढाई हज़ार में तो पूरी कहानी सिमट के खत्म हो जाएगी, है कि नहीं? अगर 1000 वैकेंसी आती है, तो 1000 वैकेंसी में कितना जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा रैंक? 1100, 1200, 1500 कैटेगरी वाला मैं बोल रहा हूँ, उतने रैंक तक जाएगा। जनरल का 400, 300-400 तक खत्म कहानी, है कि नहीं? तो ये मान के चलिए कि हिंदी में आपको मेहनत तो करनी होगी। हिंदी मेहनत माँगती है और कुछ नहीं है, हिंदी में मेहनत चाहिए। बाकी सब्जेक्ट में आपको मेहनत भी चाहिए, प्रैक्टिस भी चाहिए, है कि नहीं? जैसे आपको याद रखने की क्षमता विकसित करनी होती है, इतिहास वगैरह पढ़ना है, भूगोल वगैरह याद करके रखना है, पॉलिटी आपको याद करना है, कॉन्सेप्ट समझने हैं, वो याद रखने वाली चीज़ें हैं। लेकिन हिंदी की अगर मैं बात करूँ तो हिंदी में एक बार यदि आपने तगड़े से मेहनत कर ली, तो मान के चलो कि वो लाइफ़ लॉन्ग हो जाएगा। वो हमेशा के लिए आपके दिमाग में बैठ जाएगा। जैसे गणित में होता है ना, गणित में आप जैसे कहीं पर भी आप अगर मान लो ऐसा देखते हो 18 गुणा 2 कितना होगा? अच्छा, मान लो लिखा है 9 गुणा 8 कितना होगा? 72 ना? ठीक है। अच्छा 7 गुणा 9 63 ठीक है। 8 गुणा 6 क्यों सर आपको तो गुणा करके देखना नहीं पड़ा ना? आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली है ना, आपको ये आपके दिमाग में बैठ गया है। बस वही चीज़ हिंदी के साथ है, ठीक है? हिंदी में आपका अप्रोच अचानक से बदल जाएगा जब ये क्लास आप रेगुलर रहोगे तो। आप देखिएगा, आपके हिंदी पढ़ने का तरीका जो आप पहले पढ़ते थे ना पर्यायवाची लेकर के रगड़ रहे हैं 4 दिन तक, 6 दिन तक, 10 दिन तक, पढ़े जा रहे हैं, हाँ? बहती नाव में बहे जा रहे हैं, बहे जा रहे हैं। वो अप्रोच आपको अचानक से बदलता हुआ दिखेगा। आप वर्णमाला को पढ़ते समय जो रटते थे ऐसे झूल-झूल करके, फलाना के आधार पर इतना, फलाना क्या वो अप्रोच सारी चीज़ें बदल जाएँगी आपकी, ठीक है?
सघोष अघोष में रटने बैठते थे, अच्छा सघोष में ये हाँ, वो पूरा बदल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर हिंदी की क्लासेस जो होंगी वो थोड़ी-सी कॉन्सेप्ट के साथ होंगी, ठीक है? जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो हिंदी का मूल है, उसको लेकर के मैं चलूँगा, ठीक है? तो डेली क्लास अटेंड कीजिए और बाकी के जो सब्जेक्ट हैं, उसके बारे में सर और मैडम आप अभी आएँगे, है ना? वो आपको बताएँगे कि कंप्यूटर का सिलेबस क्या है, मैथ्स का सिलेबस क्या है, इन सब पर चर्चा करेंगे वो। वैसे पीएससी का सिलेबस देखेंगे तो ये देखिए, मैंने आपसे थोड़ी देर पहले चर्चा की थी ना कि सिलेबस में ये चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें आपको दिखाई एकदम क्लियरली दिखेंगी। ये देखिए, कंप्यूटर संबंधी ज्ञान, प्रश्न पत्र के इस भाग में 50 अंकों के 50 प्रश्न होंगे जिसमें 25 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, लिखा हुआ है, ठीक है? शायद ऑनलाइन वालों को थोड़ी-सी विज़िबिलिटी में दिक्कत होगी, लेकिन मैनेज करेंगे, है ना? हाँ, 25 अंक आपको लाना होगा। बेसिक टॉपिक हैं यहाँ पर भी आपके, ये देखिए 11 यूनिट हैं और इन 11 यूनिट में आपको एकदम जो बेसिक नॉलेज है, कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर का उपयोग कहाँ होता है, कंप्यूटर के जनरेशन, कंप्यूटर में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, है ना? उसमें कौन-कौन से जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो आते हैं। इसके अलावा इंटरनेट क्या है, एंटीवायरस क्या है, मल्टीमीडिया क्या यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। अब पुराना पेपर को यदि बेस बनाओगे तो आपको पता चलेगा सर यहाँ से क्वेश्चन जो होते हैं ना वो कठिन तो नहीं कहूँगा मैं, कठिन तो नहीं कहूँगा लेकिन क्वेश्चन जो है वो थोड़े से घुमाने वाले प्रवृत्ति के ज़रूर होते हैं। आपको कन्फ्यूज़ करने वाले प्रवृत्ति के होते हैं, ठीक है? इसके बाद इंग्लिश ये देखिए अंग्रेजी 10 अंकों के कुल 10 अंक 10 अंकों के 10 प्रश्न होंगे, लिखा हुआ है। इसके बाद गणित है 20 अंकों के 20 प्रश्न, मैंने बताया आपको गणित 20 अंक का है। फिर आपको दिखाई पड़ेगा सामान्य ज्ञान 15 अंकों से 15 अंकों के 15 प्रश्न हैं। फिर है समसामयिक घटनाक्रम, खेल-कूद, देश-विदेश। बताया ना राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएँ, खेल और साहित्य। अभी बताया मैंने आपको। इसके बाद है छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी 20 अंकों के 20 प्रश्न हैं। बाल मनोविज्ञान का एक सेक्शन है जिसमें से 10 प्रश्न सीजीपीएससी ने पूछना निर्धारित किया था लेकिन दुर्भाग्य एग्ज़ाम ही नहीं हो पाया, ठीक है? एग्ज़ाम हो जाता तो शायद अभी तक पोस्टिंग भी हो जाए रहती, लेकिन एग्ज़ाम ही पॉसिबल नहीं हो पाया। तो यही आपका सिलेबस है, ये पीडीएफ आपको पूरा मिलेगा, है ना? ये आपके अंक का विभाजन है, इसको अच्छे से तैयार कीजिए। और ये आपको बताने का उद्देश्य मेरा यही था कि आप डिसाइड करें कि आपको कहाँ मेहनत करने की ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है? क्योंकि हमारी अवस्था में ये रहता ही है दिमाग में कि सर कंप्यूटर तो बन जाता है सर, लेकिन इतिहास के प्रश्न नहीं बनते, भूगोल के प्रश्न नहीं बनते, मतलब जीएस वाले में डब्बा गोल है सर। करिए मेहनत क्योंकि 20 अंक के आपके आने हैं, 15 नंबर के इस हिसाब से और 20 अंक के इस हिसाब से। अगर ये सिलेबस फॉलो करता है तो 20 अंक का जीएस आएगा, इंडियन जीएस और 15 अंक का इंडियन जीएस अगर सीजीपीएससी लेता है एग्ज़ाम तो आएगा। और जहाँ तक चांस है एग्ज़ाम जो है वो सीजी व्यापम ही लेने वाला है, ठीक है? जो हॉस्टल वार्डन का एग्ज़ाम है वो लेने वाला है सीजी व्यापम। तो मान के चलिए कि ये सिलेबस जो है ये आपको देखने को मिलेगा आगामी एग्ज़ाम में, ठीक है? और कोई समस्या? कोई डाउट है तो बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। एक्सेप्ट कि सर कब आएगी वैकेंसी? ठीक है, आएगी बहुत जल्द आएगी। जब घोषणा हो गई है तो मान के चलिए कि वैकेंसी आ जाएगी और मुझे लग रहा है कि आचार संहिता के पहले वैकेंसी एटलीस्ट आ जानी चाहिए, ठीक है? आचार संहिता मेरे ख्याल से अप्रैल वगैरह में लगेगी, तो उसके पहले हो सकता है आपके वैकेंसी के संबंध में जानकारी मिल जाए, वैकेंसी क्लियर कर दी जाए, है ना? चलिए, और कोई डाउट है? नहीं? चलिए, तो कल की क्लास से
या कल से हम लोग शुरू करेंगे हिंदी की क्लास। ठीक है, एक क्लास आपकी हिंदी की रेगुलर होगी। ये सिलेबस आपका था, मैंने आपको बताया। हिंदी का सिलेबस जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ उसका एक निश्चित फॉर्मेट होने वाला है, वो एकदम सीक्वेंस में चलने वाले हैं हम लोग हिंदी भाषा में। हिंदी भाषा में मैं सबसे पहले आपको वर्ण बोध कराऊंगा। वर्ण बोध के अंतर्गत वर्णमाला पूरी आपको पढ़नी है। इसके बाद आपको देखना है शब्दों के बारे में। शब्द बोध से क्योंकि बहुत सारे प्रश्न आते हैं और शब्द बोध के ही अंतर्गत आप देखते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सब तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। शब्द बोध के बाद आप शब्द रचना देखेंगे। शब्द रचना के अंतर्गत आप देखेंगे संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, ये 4 टॉपिक। इसके बाद फिर आप देखेंगे लिंग, वचन, कारक। लिंग, वचन, काल है, सॉरी, है ना, लिंग, वचन और काल, इस टॉपिक को खत्म करेंगे। इस टॉपिक के बाद हम जाएंगे, संधि समास हो गया, लिंग, वचन, काल हो गए, उपसर्ग, प्रत्यय, ये शब्द रचना के अंतर्गत आ गया। ठीक, इसके बाद हम लोग देखेंगे मुहावरे एवं लोकोक्तियां। मुहावरे एवं लोकोक्तियां। मुहावरे एवं लोकोक्तियों के बाद हम देखेंगे व्याकरणिक अशुद्धियां। इसकी पूरी प्रॉपर आपको प्रैक्टिस कराऊंगा मैं व्याकरणिक अशुद्धियों की। शब्द शुद्धि के अंतर्गत जो अनेक प्रकार की अशुद्धियां हैं वो पढ़ेंगे। वाक्य में जो 13 प्रकार की अशुद्धियां हैं, होती हैं, 13 प्रकार की अशुद्धियां हो सकती है, उसमें से 9 प्रकार की अशुद्धियां जो है ये आपको पूछता है एग्जाम में। तो 9 प्रकार की जो अशुद्धियां हैं उन सबको देखेंगे। इसके बाद आपको मैं बताऊंगा कि जो पर्यायवाची शब्द हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, विलोमार्थी शब्द हैं, अनेकार्थी शब्द हैं, इनको पढ़ना कैसे है सर। ठीक है सर जी, एज लिमिट क्या रहेगी, इस पर डाउट है, प्लीज बताइए। 45 कल ही तो आया है ना, कल नहीं पढ़े हैं क्या आप लोग? कल ही न्यूज आया है कि जो जो भी वैकेंसी आ रही है पुलिस डिपार्टमेंट की वैकेंसी को छोड़ करके, जो भी वैकेंसी आ रही है उसमें छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के लिए 5 साल की जो छूट दी जाती थी वो यथावत रहेगी, मतलब 45 साल तक आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है तुलसी जी। हम्म, तो ये आपके सिलेबस का पूरा हिस्सा होगा, ये लेखा जोखा है, इतना ही टॉपिक है आपके सिलेबस में। ठीक है, लेकिन ये मान के चलो कि इसके पहले मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक बताऊंगा भाषा बोध का। क्योंकि 2019 के बाद से आप व्यापम का कोई भी एग्जाम देख लो, लगभग 80% एग्जाम में आपको भाषा बोध से एक क्वेश्चन देखने को मिला है। ठीक है, तो हम आगे जा करके भाषा बोध की भी तैयारी करके एग्जाम में जाएंगे। ठीक है, और कोई डाउट है? ठीक, तो सिलेबस क्लियर रखिए दिमाग में, क्योंकि सिलेबस ही सबसे अच्छा मार्गदर्शक है। ठीक है, और कोई डाउट होगा आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। कभी भी किसी भी टीचर से यदि आप पूछते हैं उसके उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट, वो कभी आपको मना नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए, तो फिर कल मुलाकात होगी और कल आपके सिलेबस का पहला टॉपिक मैं शुरू कर दूंगा, वो होगा भाषा बोध। छोटा सा टॉपिक है, कोशिश करेंगे कल में ये खत्म हो जाए, या कल या ज्यादा से ज्यादा एक दिन एक्स्ट्रा बस। ठीक है, चलिए, थैंक यू। मिनिमम एज सर, मिनिमम 21 ही रहने वाला है। ठीक है, मिनिमम एज 21 ही रहता है तुलसी, 1 जनवरी की स्थिति में। आपने एज लिमिट पूछा ना, तो मैंने लिमिट बताया आपको, 45 तक भर सकते हैं। चलिए फिर कल मिलते हैं।